हम लोग आर्थिक विचारों का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने अभी तक कई मुख्य विचारक या कई मुख्य विचार, जैसे हमने वणिकवाद पढ़ा, प्रकृतिवाद पढ़ा, हमने प्रतिष्ठित संप्रदाय में एडम स्मिथ को पढ़ा, हमने रिकार्डो को पढ़ा, माल्थस को पढ़ा, और हम लोगों को अब जेबी से, जॉन बैप्टिस्ट से को आज पढ़ना है। जॉन बैप्टिस्ट से या जेबी से का जन्म लायंस, फ्रांस में 1767 में हुआ था। ये एडम स्मिथ, रिकार्डो और मिल के कंटेम्पररी थे, मतलब उनके समकालीन थे। ठीक है। यह एक सिपाही, व्यवसायी और राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ अर्थशास्त्री भी थे। कहने का मतलब यह है कि बिल्कुल डाइवर्स पर्सनैलिटी थी, बहुत सारे काम करने में यह व्यक्ति माहिर था। इन्होंने स्मिथ के विचारों को व्यवस्थित किया तथा फ्रांसीसी प्रतिष्ठित संप्रदाय की स्थापना की और प्रकृतिवाद को फ्रांस से समाप्त किया। हम लोग इसके पहले ये सब पढ़ चुके हैं, प्रकृतिवाद भी पढ़ चुके हैं। हमने देखा था कि प्रकृतिवाद बहुत इफेक्टिव था फ्रांस में, तो इसने एक तरह से प्रकृतिवाद को जड़ से समाप्त किया। वहाँ एडम स्मिथ ने जिस प्रतिष्ठित संप्रदाय की स्थापना की, या यूँ कहिए कि जिस विचारधारा को प्रारंभ किया, उसे बाद में प्रतिष्ठित स्कूल के नाम से परिभाषित किया गया, उसकी बातों को इसने इस्टेब्लिश किया। और 1813 में जो इसकी पहली पुस्तक पब्लिश हुई थी, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, वो इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई, इतनी ज़्यादा लोकप्रिय हुई, या इतना लोगों को व्यवहारिक समझ में आई कि वह उस समय अमेरिका की पाठ्य पुस्तकों में उसे शुमार कर लिया गया। किताबें बहुत सारी छपती हैं, लेकिन हर किताब स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई नहीं जाती है। कॉलेज में वही किताब, वही कंटेंट, वही विचार पढ़ाए जाते हैं जो समाज के लिए बहुत उपयोगी, समाज के लिए बहुत प्रोडक्टिव और समाज के हित में समझे जाते हैं। तो अगर किसी किताब को कोर्स में प्रिस्क्राइब कर दिया जाए तो यह उसके महत्व को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त है। ठीक है। और अपने जीवन के अंतिम 2 वर्षों में यह कॉलेज के अब फ्रांस में पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोफेसर के पद पर भी कार्यरत रहा। मैंने आपसे कहा है कि जब हम किसी भी अर्थशास्त्री का विचार आर्थिक विचारों के इतिहास के रूप में पढ़ते हैं तो हम थोड़ा उसके बारे में भी, उसकी बैकग्राउंड, उसका एजुकेशन, उसका जन्म, उसकी मृत्यु या उसका इतिहास भूगोल भी जानते हैं। इसके बाद हम उसके आर्थिक विचार पढ़ते हैं। से के आर्थिक विचारों में पहला सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक विचार, जब हम गलती से भी से का नाम लेते हैं तो उसके साथ जुड़ जाता है से का बाजार नियम। आपने सुना होगा पहले से भी, से का बाजार नियम। से के बाजार नियम का एक स्टेटमेंट है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है। यही बाजार नियम है। अब इसके अपने तमाम निहितार्थ हैं, इसकी तमाम मान्यताएं हैं, इसकी तमाम कंडीशंस हैं, इसकी तमाम शर्तें हैं, लेकिन सिद्धांत सिर्फ एक लाइन का है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है। अब इसकी मुख्य बातें क्या हैं? और यह इस मान्यता पर आधारित है कि पूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण रोजगार हमेशा पाया जाता है
और कभी भी अति उत्पादन नहीं होता है, ओवर प्रोडक्शन कभी भी नहीं होता है। जबकि आपने माल्थस में देखा कि ओवर प्रोडक्शन होता है, अति उत्पादन होता है। लेकिन यह जो विचारधारा थी यह मानती थी कि न तो अति उत्पादन होता है, न तो कभी बेरोजगारी पाई जाती है, न कभी अपूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। यानी ऐसे बाजार की कल्पना की गई है जहां पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है, पूर्ण रोजगार पाया जाता है और अति उत्पादन कभी नहीं होता है, क्योंकि सप्लाई अपनी मांग स्वयं उत्पन्न कर लेती है। जितना उत्पन्न होता है उतना बाजार में बिक जाता है, क्योंकि जब वस्तु पैदा होती है तो अपने को बिकने के लिए संसाधन भी साथ में उत्पन्न करती है। ऐसी मान्यता है। इसकी मुख्य बात क्या है? नंबर 1, सेल्फ एडजस्टमेंट इन द मार्केट। जो मार्केट इकॉनमी है जिसकी व्याख्या प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने की, जिसमें स्वतंत्र अर्थव्यवस्था की बात थी, उसमें पहली सबसे बड़ी बात ये थी कि यह माना जाता था कि सेल्फ एडजस्टमेंट तो पहली मुख्य बात यह थी कि बाजार में स्वयं समायोजन होता है। चूंकि सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने सरकार के हस्तक्षेप को मना किया कि हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि व्यक्ति अपना हित सबसे बेहतर समझता है। बाजार को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए और बाजार खुद अपना नियमन कर लेगा, और नियमन करने वाली शक्तियां मांग और पूर्ति हैं। यह अपने हिसाब से अपना समायोजन कर लेंगे। तो सेल्फ एडजस्टमेंट होता है अपने आप, बाजार में अलग से दखल देने की जरूरत नहीं है, ऐसी मान्यता थी। नो अनएम्प्लॉयमेंट, यह मान लिया गया था कि बेरोजगारी नहीं पाई जाती है। ठीक है। तीसरा, लेसेस फेयर लेसेस पासर का समर्थन। पूंजीवाद का चूंकि समर्थन पूरी तरह से हो रहा था, तो वहाँ ये कहा गया कि रोको नहीं, जाने दो, अर्थात कुछ भी दखल देने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कहा जाता था कि दैट गवर्नमेंट इज बेस्ट विच गवर्न्स द लीस्ट। वह सरकार सर्वोत्तम है जो सबसे कम शासन करती है, और सरकार को चाहिए कि वह केवल और केवल सेना और सुरक्षा तक सीमित रहे, बाकी कार्य निजी हाथों में छोड़ दे, पूंजीवाद खुद मैनेज कर लेगा। और बाजार में जो आर्थिक निर्णय हैं, मुख्य रूप से व्हाट टू बी प्रोड्यूस्ड, फॉर होम टू बी प्रोड्यूस्ड एंड हाउ टू बी प्रोड्यूस्ड, क्या उत्पन्न किया जाए, किसके लिए उत्पन्न किया जाए, कितना उत्पन्न किया जाए, यह निर्णय बाजार खुद ले लेता है। इसके लिए सरकार को दखल देने की जरूरत नहीं है। वो किसी भी तरह से सरकारी हस्तक्षेप के पक्ष में नहीं थे। तो बाजार नियम जो है वह कहता था कि अपने आप पूर्ति मांग को उत्पन्न कर लेगी, और बाजार में कभी भी असंतुलन नहीं पाया जाता है। और यदि असंतुलन कभी फॉर टाइम बीइंग, मान लीजिए अल्पकाल के लिए हो भी जाता है, तो इट्स ओके, इट विल बी एडजस्टेड ऑटोमेटिकली। तो ये अपने से समायोजित हो जाएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ये विचारधारा बहुत लंबे समय तक पॉपुलर रही। आगे हम लोग किन्स को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि यह एडम स्मिथ 1776 में आता है और मंदी 1929 में आती है। आपने ग्रेट डिप्रेशन का नाम सुना होगा। तो 1929 में मंदी आती है। 200-250 साल आप देखें अगर, तो यही विचारधारा पॉपुलर थी कि मंदी तो हो ही नहीं सकती, बेरोजगारी तो हो ही नहीं सकती, अव्यवस्था तो हो ही नहीं सकती, असंतुलन तो हो ही नहीं सकता, अति उत्पादन हो ही नहीं सकता। सब कुछ अपने आप पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बाजार समायोजित कर लेता है। लेकिन वो तो 29 में जब विश्वव्यापी मंदी आई, और विश्वव्यापी मंदी में देखा गया कि ये तो बिल्कुल अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई और अपने से समायोजित नहीं हो पा रही है। तब कीन्स ने 1936 में जब जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी का प्रकाशन किया, तो उसने लिखा कि यह बिना सरकारी हस्तक्षेप को तो कंट्रोल संभव ही नहीं है, और इसलिए सरकार को चाहिए कि घाटे की वित्त व्यवस्था अपनाए और नोट छाप करके लोगों की क्रय शक्ति को बढ़ा दे, ताकि लोग मांग करें और प्रभावपूर्ण मांग बढ़े, जिसकी वजह से उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहन प्राप्त हो, लोग उत्पादन में रुचि लें,
और जब उत्पादन करने की क्षमता से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है इच्छा। जैसे आप में क्षमता चाहे जितनी हो, अगर आपकी इच्छा ही नहीं करती काम करने की तो आप कौन सा काम करेंगे। तो इसलिए ज़रूरी क्या होती है, इच्छा आपकी बहुत प्रबल होनी चाहिए और इच्छा अस्थाई भी होनी चाहिए। आपके मन में बहुत तेज़ी से गुबार उठा के अब IAS ही होंगे निश्चित रूप से, वेरी गुड। लेकिन यह आपके मन में जो उत्साह है, जो इच्छा है, ये उतनी तीव्र होनी चाहिए कि तब तक बनी रहे जब तक ये IAS हो ना जाए। अगर ये 2 घंटे में ही टाइम फिस हो जाती है तब इस इच्छा का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए आपकी क्षमता चाहे जितनी हो, सबसे पहले होता है कि आप इच्छा करें, अर्थात सपने देखना बहुत जरूरी है। दूसरे शब्दों में क्या है, लोग कहते हैं कि रे सपना नहीं देखना चाहिए। मेरा मानना है कि सपना देखेंगे तभी सपना पूरा करने का प्रयास भी आप करेंगे। तो सपना देखना ही चाहिए, सपना देखने में कोई बुराई नहीं है। वह वास्तव में आपकी इच्छा को मजबूती प्रदान करता है। आपने कभी सोचा ही नहीं कि आपको IAS बनना है, तो आप कितने भी सक्षम होंगे, IAS कैसे बनेंगे भाई। उसके लिए तो प्रक्रिया करनी होगी ना, उसके हिसाब से पढ़ना होगा, उसकी ज़रूरत के हिसाब से आपको कंटेंट तैयार करने होंगे, आपको फॉर्म भरना होगा, इम्तहान देना होगा, तब ना IAS बनोगे। तो इसलिए इसके अलावा यह कहा गया कि बेरोजगारी अगर मान लीजिए बेरोजगारी हो जाती है तो बेरोजगारी को हम 2 तरीके से कम कर सकते हैं। एक मजदूरी में कटौती करके, दूसरा ब्याज दर में कमी करके। वास्तव में इन सब के पीछे एक और भी कारण था कि यह मान्यता थी कि अर्थव्यवस्था स्थैतिक होती है, स्टैटिक होती है। जो है उसी में समायोजन की बात हो रही है। जितना पूंजी है उतनी ही पूंजी में काम करने की बात हो रही है, पूंजी को बढ़ाने की बात नहीं हो रही है। ये ध्यान दीजिएगा, स्थैतिक और प्रायोगिक, स्थिर और गतिशील अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि जब आप स्टैटिक इकोनॉमी की बात करते हैं कि यू आर एक्सेप्टिंग नो चेंज, कि कुछ बदलेगा नहीं। डायनेमिक इकोनॉमी का मतलब कि एवरीथिंग हैंग्स टुगेदर, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और झूल रहा है, कुछ भी स्थिर नहीं है। और सच्चाई यही है कि किसी भी समाज में, किसी भी अर्थव्यवस्था में कुछ भी स्थिर नहीं रहता है। तो ये गतिशील अर्थव्यवस्था, चूँकि ये बाद का कॉन्सेप्ट है, ये इसलिए इन लोगों ने क्या कहा कि जो है उसी में चूँकि समायोजन करना था, तो कहा कि अगर बेरोजगारी हो गई है मान लो, तो जो क्या करो, पहले 50 रुपया मजदूरी दे रहे थे तो 100 लोग रोजगार पाए थे, मजदूरी 25 रुपया कर दो। अब कितने लोग पा जाएंगे, 200 लोग। अच्छी बात है, एक बुरी बात है। बेरोजगारी को दूर करने का यह प्रयास अच्छा है कि बुरा है? बुरा है। कितने लोग बुरा है भाई? बाकी लोगों के लिए अच्छा है? हाँ, कुछ तो आएगा, ठीक है। बहुत दिनों तक ये बात, जैसे कुछ तो आएगा, बहुत दिनों तक यही थियरी पॉपुलर थी। इसलिए बहुत दिनों तक ये, जब कीन्स आया तब उसने इसका विरोध किया 200-250 साल बाद, ठीक है। कि आप जब इसको दूसरे ढंग से देखिए, भले संख्या 50 से नौकरी पाने वालों की 100 हो गई, लेकिन बाजार में कुल क्रय शक्ति में 1 रुपए की भी वृद्धि हुई? पहले भी उतनी थी, अब भी कितनी है? उतनी ही है। तो बाजार में इसका मतलब मांग नहीं बढ़ने वाली है, रोजगार भले बढ़ जाए। तो इससे बेहतर है कि जो 50 हैं, अब दूसरी गणित देखो, जो 50 हैं जिनको तुम 50 रुपया दे रहे थे, इन्हीं को 200 रुपया दे दो। अब क्या होगा? अब 150 हर आदमी की तनख्वाह बढ़ जाएगी। अब ये सारे बाजार में दौड़ेंगे सामान खरीदने के लिए, और सामान रहेगा नहीं। तो सामान जब नहीं रहेगा और लोग खरीदने के लिए बाजार में, अभी चीनी वाले के यहाँ लोग 5 किलो चीनी मांगते थे, आज लोगों ने 20 किलो मांग लिया। तब वो बताएगा इंडस्ट्री को, अरे आप 20 किलो चीनी चाहिए, तो इंडस्ट्री वाला अब 20 किलो चीनी जब पैदा करना चाहेगा तो 10 लोगों को रोजगार अनायास मिलेगा उस 20 किलो एक्स्ट्रा को पैदा करने के ना। इसका मतलब ज़्यादा मजदूरी दे करके रोजगार ज़्यादा पैदा किया जा सकता है, कम दे करके रोजगार को बढ़ाया नहीं जा सकता है, क्योंकि फिर उसमें डिमांड जनरेट नहीं होती है।
तो इफेक्टिव डिमांड जनरेट हो, इसके लिए कीन्स ने कहा कि जरूरी है कि लोगों की आय को बढ़ाया जाए, लोग ज़्यादा खर्च करें, ज़्यादा उत्पादन के लिए प्रोत्साहन उत्पन्न हो, लोग ज़्यादा विनियोग करें और ज़्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध हों। जैसे जितना है उतने में ही सब लोग बंदर बांट करो। और दूसरा तरीका क्या है, जितना है उस साइज ऑफ द केक को ही बड़ा कर देना। तो ज़्यादा अच्छा क्या है, जो है उतने में मारपीट करो कि कुछ बढ़ा करके कुछ खाओ। हाँ, कुछ बढ़ा करके कुछ अगर खाते हो तो इसका मतलब कि विकास हो रहा है। जो है उतने में ही अगर मारामारी करोगे तो विकास नहीं होगा, पक्का है। तो इसलिए जो कहा गया कि मजदूरी कम करके रोजगार बढ़ा दीजिए, तो जितना है उतने में ही बांटने की बात हो रही है। कीन्स ने इसको उलट दिया कि तुम ज़्यादा मजदूरी दो, लोग ज़्यादा खर्च करें, यानी एक्सपेंडिचर ज़्यादा करें, बाज़ार में मांग ज़्यादा हो, और जब बाज़ार में मांग ज़्यादा होगी तो बाकी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी, बाकी को ठीक करने की ज़रूरत नहीं है। मांग ज़्यादा होगी, मूल्य बढ़ेगा, मूल्य बढ़ेगा तो उत्पादकों को ज़्यादा पैदा करने का प्रोत्साहन मिलेगा, ज़्यादा पैदा होगा तो उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसके लिए लेबर चाहिए, तो जाहिर सी बात है सबकी डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। हाँ, अब ये अलग बात है कि इन सब के पीछे एक लाइन लिखी रहती है कि अन्य बातें समान रहें। हाँ, इतना आसानी से जैसा हम मुंह से कह रहे हैं अगर हो जाता तो फिर दिक्कत ही क्या थी। इसका मतलब थोड़ा मुश्किल से होता है, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। और स्वतंत्र व्यापार का समर्थन किया गया। वही मैंने कहा कि किसी भी हस्तक्षेप का विरोध किया और कहा कि फ्री ट्रेड होना चाहिए। अर्थशास्त्र के स्वभाव की व्याख्या। अर्थशास्त्र को 3 भागों में उपभोग, उत्पादन, वितरण में बांटा तथा उसे शुद्ध विज्ञान माना। इसका कार्य समर्थन या निंदा नहीं, जो रॉबिन्स के लिए आधार बना। जेबी से ने इसके स्वभाव की व्याख्या की, जैसे आपने पीछे पढ़ा है परिभाषा में कि अर्थशास्त्र विज्ञान भी है और कला भी है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जो केवल विज्ञान मानते थे, उसमें जेबी से भी था। वो कदा समर्थन और निंदा करना हमारा काम नहीं है। बाद में रॉबिन्स ने इसी को लेकर के पूरा वास्तविक विज्ञान की व्याख्या ही कर डाली, ठीक है। और आपने देखा कि वो ये कहता है कि इसको वास्तविक विज्ञान मानने से ही इसका विकास होगा, क्योंकि इसको अगर हम आदर्श विज्ञान मान लेते हैं तो क्या होना चाहिए में इतना विवाद हो जाता है कि विषय का विकास रुक जाता है ना। जैसे मैंने आपसे बताया भी था, अगर हम कहें कि आपको कल सुबह 9 बजे एक्स्ट्रा क्लास है, आनी है तो आनी है, दैट्स ओके। अगर हम पूछें अच्छा ये बताओ सुबह एक्स्ट्रा क्लास लेनी है, कितने बजे से बुलाएं? 9 बजे ठीक रहेगा। तब एक लोग कहेंगे सर 9 बजे तो बहुत दूर है, मुझको बस नहीं मिलेगी। फिर एक लोग सर 9 बजे तो हमको नाश्ता ही नहीं मिलता है। जितने लोग होंगे उतनी समस्या होगी, और अंत में हम कहेंगे कैसे छोड़ो, एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ये समस्या है। इसलिए सीधे स्टेटमेंट दे देने में डिस्प्यूट नहीं होता। मैंने कहा टुमारो एट 9 AM, बस ख़त्म। अब जिसको आना हो आएगा, नहीं आना होगा नहीं आएगा, जो आएगा उसको पढ़ा देंगे, जो नहीं आएगा उसको नहीं पढ़ाएंगे। तो क्लास तो पक्का चल जाएगी, संख्या कम ज़्यादा रहे इसे मतलब नहीं है। तो इसलिए उसने स्वभाव की व्याख्या की। धन संबंधी विचार। स्मिथ ने केवल भौतिक तत्वों को, स्मिथ ने जब धन की बात कही थी तो सिर्फ रूप से भौतिक वस्तुओं को ही धन के रूप में डिफाइन किया था। लेकिन जेबी से ने अभौतिक क्रियाओं को, जैसे अध्यापक की अध्यापन को, वकील की वकालत को, डांसर के डांस को, इनको भी धन की कैटेगरी में सम्मिलित किया। यानी अभौतिक वस्तुओं को भी उसने धन माना। यह कहो कि उसने धन की परिभाषा थोड़ी व्यापक कर दी। क्या किया? मूल्य संबंधी विचार। स्मिथ ने विनिमय मूल्य पर अधिक बल दिया। आपने देखा है किसी भी वस्तु के 2 मूल्य होते हैं, विनिमय मूल्य और उपयोग मूल्य। विनिमय मूल्य जो बाजार में मांग और पूर्ति से तय होते हैं, जिनको आप भुगतान करते हैं। उपयोग मूल्य जो आप उसे महत्व प्रदान करते हैं। तो एडम स्मिथ ने विनिमय मूल्य पर ज़्यादा फोकस किया, लेकिन से ने ज़्यादा उपयोग मूल्य पर फोकस किया, ठीक है। मुक्त व्यापार के विचार से उत्पादन साधन के रूप में उद्यमी को स्वतंत्र महत्व प्रदान किया। ये उद्यमी की शक्ति का वितरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जो उद्यमी कार्यशील, विधिपूर्ण, न्यायाधीश और तत्पर हैं
उन्नति करेंगे, अन्यथा की दिशा में दूसरा बर्बाद हो जाएगा। देखो, इसने स्वतंत्र व्यापार का समर्थन किया, लेकिन साथ ही साथ इसने उद्यमी को एक अलग उत्पादन का साधन माना। एडम स्मिथ में आपने क्या पढ़ा था? वहाँ श्रम है, भूमि है, पूंजी है, लेकिन वहाँ उद्यमी को श्रम के रूप में साधन के रूप में डिफाइन नहीं किया गया। इसने उद्यमी को भी साधन माना और ये कहा कि जो उद्यमी बेहतर क्वालिटी के हैं, ज़्यादा फेयर हैं, ज़्यादा जस्ट हैं, ज़्यादा कार्यशील हैं, ज़्यादा लेबोरियस हैं, वो ज़्यादा उन्नति करेंगे, और जो ऐसे नहीं हैं वो बर्बाद हो जाएंगे। इसका मतलब है कि उनकी क्वालिटी का असर पड़ेगा, उनकी प्रोडक्टिविटी का असर पड़ेगा। यानी कौन कैसा उद्यमी है यह उत्पादन को प्रभावित करता है और यह वितरण को भी प्रभावित करता है। वितरण को कैसे? मान लो कोई बेईमान उद्यमी है तो जितना कमाएगा सब गड़प कर जाएगा, लेकिन फेयर है, जस्ट है, न्यायाधीश है, कहता है न्यायाधीश है, इसका मतलब कि जस्टिस को सपोर्ट करता है, तब वो ईमानदारी से सबका हिस्सा, मजदूरों का हिस्सा, पूंजीपतियों का हिस्सा, उपभोक्ताओं का ज़्यादा शोषण नहीं, मूल्य का निर्धारण, ये हैं प्योर इकोनॉमिक एक्टिविटीज निश्चित रूप से। लेकिन इसमें कहीं न कहीं आप देखें तो वास्तविक मूल्य भी सम्मिलित रहते हैं। जैसे दो लोगों की दुकान खोलें तो एक के आदमी के दिमाग में हो सकता है कि यार जितना हो सके इतना इससे लूटो कस्टमर से, हो सकता है ना, और दूसरे के मन में ये होगा अरे यार ज़बरदस्ती क्यों लेना, इतनी लागत है, चलो 1 रुपया 2 रुपये बढ़ा के ले लेते हैं, क्यों परेशान करना। जैसे कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहां तुमको साफ दिखेगा, जैसे अस्पताल है, अस्पताल में किसी बीमारी का इलाज करते समय डॉक्टर केवल और केवल विनिमय मूल्य पर ध्यान नहीं देता है। उसके मन में कभी कभी आता है अरे बड़ा गरीब आदमी है, छोड़ो जाने दो, इससे पैसा ही नहीं लेते हैं। अब क्या वहाँ वो इलाज नहीं करेगा? करता है। कभी कभी क्या होता है कि उतना ही मेरे पैर में मोच आई है, मुझसे कहता है अरे सर ये तो बिना 5, 15, 20 हज़ार रुपये ठीक ही नहीं होगा, और दूसरे का उतना ही मोच आई है, कहता है अरे कुछ है नहीं है, जाइए बैंडेज वैंडेज लगाइए सही हो जाएगा। ये क्या है? क्या केवल इसमें विनिमय मूल्य है? इसका मतलब कि वो बहुत सारे कैलकुलेशन हैं जो गैर इकोनॉमिक हैं, अनार्थिक हैं। उसके मन में दया का भाव आ गया, उसके मन में समाज सेवा का भाव आ गया, उसके मन में परोपकार का भाव आ गया, उसके मन में तुरंत ईश्वर याद आ गया, अरे बाप रे अगर इसको झूठ मूठ बता दिए पैर टूटा है तो ईश्वर मार डालेगा। हाँ, कुछ लोग डर जाते हैं ना। जैसे बहुत चोरी, हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा चोरी बेईमानी वह करता है जो भगवान को नहीं डरता है। ज़्यादातर लोग लेकिन डरते ही हैं भगवान से। तो अब चूंकि खून में बेईमानी आ गई है तो हम थोड़ा कर तो लेते हैं लेकिन डरते रहते हैं। तो इसीलिए जो चीज़ें क्यों प्योर इकोनॉमिक होती हैं, उत्पादन हो सकता है प्योर इकोनॉमिक हो, लेकिन वितरण तो बहुत बड़े पैमाने पर गैर आर्थिक ही है, क्योंकि वितरण में उद्यमी प्रभावित करता है। जैसे उद्यमी बहुत अच्छा है, वो समय दिवाली का समय आया, उसने अपने से अनाउंस कर दिया कि भाई हम बहुत खुश हैं, कंपनी बड़ा अच्छा कर रही है, सबको 10-10 हज़ार रुपये का बोनस देते हैं। दूसरा एक उद्यमी है इतना ज़्यादा नालायक है कि मजदूर जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे हैं लेकिन देने को तैयार नहीं है। आखिर असर हो गया ना, उसके स्वभाव का असर तो हुआ वितरण पर ना, कि कहीं नहीं हुआ। तो इसलिए कह रहा है कि उद्यमी स्वतंत्र साधन होता है और प्रभावित करता है। इसके अलावा अर्थशास्त्र के नियम भौतिक विज्ञान के समान माना। इसने भी चूंकि वास्तविक विज्ञान मान लिया था, आदर्श विज्ञान होने का विरोध किया, तो कहा कि इसके भी नियम कैसे हैं, जैसे भौतिक विज्ञान के नियम यानी सार्वभौमिक होते हैं, वो हर जगह लागू होते हैं। हालांकि इसकी बाद में आपने पढ़ा कि आलोचना हुई, प्रकृतिवाद की आलोचना। जैसे प्रकृतिवाद ने ये कहा था कि केवल कृषि में उत्पादन की क्षमता है, और इसने उसका विरोध किया और उसने कहा कि जो प्रकृति कृषि में योगदान देती है वह प्रकृति उद्योग और सेवाओं में भी योगदान देती है। इसलिए ये कहना कि केवल कृषि उत्पादक है उचित नहीं है। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से वह बातें हैं
जिनको हम कहते हैं कि यह जेबीसीए का आर्थिक विचार है। जेबीसीए ने एडम स्मिथ के विचारों को एक तरह से व्यवस्थित तरीके से प्रेजेंट किया। अब इसमें कुछ जगहों पर उसने स्मिथ का विरोध भी किया। विरोध किया का मतलब उसे पूरी तरह स्वीकार नहीं किया, और कुछ इसकी भी आलोचना हुई। तो उसको हम लोग छठे घंटे में पढ़ेंगे। ऐसे जगह जाना है।